हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुबरनेटिस के इंट्रोडक्शंस के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं डॉकर और कुबरनेटिस के कोर्स कंटेंट मैंने आपको शेयर किए थे। तो मैंने बोला था कि मैं एक कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन बहुत ही जल्दी दूंगा, तो आज मैं उसके बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। तो कुबरनेटिस है क्या, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुबरनेटिस जो है, ये कुबरनेटिस का जो ओरिजिनल ऑथर है वो गूगल है, ये सबको पता होगा, राइट। लेकिन गूगल नाम की ऑर्गेनाइजेशन कुबरनेटिस को अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत ही कई सालों से यूज कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे जहां तक पता है 2004 या 5 से गूगल नाम की कंपनी कुबरनेटिस को अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर रही है। बट ये लोग उसको कुबरनेटिस के नाम से नहीं बोलते थे, ये लोग उसको बोर्ग के नाम से कॉल करते थे, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉकर नाम की कम्युनिटी मार्केट में आई और उन्होंने बोला कि ये लीजिए, हमारा कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, हमने बनाया है, और आप कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे अपनी कंटेनर इमेज डिप्लॉय करके अपना काम कर सकते हो, राइट। और देखा जाए तो गूगल कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी को तो अपने प्रोडक्शन में कई सालों से यूज कर रही थी। तो गूगल को एक बात लगी कि अच्छा, डॉकर कम्युनिटीज मार्केट पे आई और उन्होंने भी कंटेनर बेस्ड फंक्शनलिटी देना स्टार्ट कर दिया। तब गूगल नाम की कंपनी ने क्या किया, 7 जून 2014 को इन्होंने बोला कि हमारे पास भी है कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो हम अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लोड बैलेंसिंग देता है, ऑटो स्केलिंग देता है, सब कुछ इन्होंने बोला। और बोला ये लीजिए हमारा प्रोडक्ट, हम इसको ऐसा गिफ्ट के तौर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कब दिया? जब डॉकर आने के बाद इन्होंने ऐसा किया, राइट। उसके बाद इन्होंने एक शर्त रखी कि आप इसको बोर्ग के नाम से यूज नहीं करोगे, राइट, आप इसका कुछ और नाम रख लीजिए। तो अब क्या हुआ देखिए, अब एक लिनक्स फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा, इसके अंदर दुनिया के टॉप 10 डेवलपर्स काम करते हैं। और लिनक्स फाउंडेशन के अंदर एक सब ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। उस सब ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस सब ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। तो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन के डेवलपर्स ने क्या किया, बोर्ग के ऊपर री इम्प्लीमेंटेशन किया। और री इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद 21 जुलाई 2015 को इन्होंने वर्जन 1.0 लॉन्च किया और नाम रखा कुबरनेटिस। क्या नाम रखा? कुबरनेटिस। तो तब से इसका नाम कुबरनेटिस है और लोग इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका एग्जाम्स भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्स का जो नाम है सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या नाम है दोस्तों? सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर CKA बोलते हैं। और इन्होंने इसका एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया और एग्जाम का जो कॉस्ट है वो $300। क्लियर? उसके बाद अब बात करते हैं कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कुबरनेटिस और डॉकर में क्या मेजर डिफरेंसेस है, राइट। तो कुबरनेटिस के जो, ऐसे तो कुबरनेटिस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और प्रोडक्शन में जिनका यूज केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। तो पहला कंपोनेंट दोस्तों यहाँ पर आता है एपीआई सर्वर।
हर एक कंपोनेंट्स को ध्यान डिटेल्स में देखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद आता है कंट्रोलर मैनेजर, उसके बाद आपका आएगा शेड्यूलर, उसके बाद आएगा आपका ETC डी डेटाबेस। दोस्तों ये ETC डेटाबेस, ETC डी डेटाबेस यूज करते हैं ये लोग, मैं आपको बता देता हूं। ETC डी डेटाबेस ये लोग यूज करते हैं। उसके बाद 5th नंबर जो आपका है क्यूब प्रॉक्सी। नेक्स्ट 6th नंबर जो है क्यूबलेट, और 7 नंबर जो है वो है डॉकर। तो ये 7 कंपोनेंट्स हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपोनेंट्स को डिटेल्स में हम देखते हैं। चलो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो शुरू के 3 कंपोनेंट्स है दोस्तों, ये मास्टर नोड पे चलते हैं, और ये 4th नंबर डेटाबेस अलग नोड पे चलता है, और उसके बाद के 5th 6th 7 ये वर्कर नोड पे चलता है, राइट। अभी मैं इसको डिटेल्स में आपको समझाता हूं। ये जैसे हमारा हो गया API सर्वर, फर्स्ट कंपोनेंट, सॉरी, ये हमारा हो गया कंट्रोलर मैनेजर, और ये हमारा हो गया शेड्यूलर, और ये हमारा हो गया डेटाबेस। और ये हमारा हो गया वर्कर नोड, वर्कर नोड 1 एंड वर्कर नोड 2, और n नंबर ऑफ वर्कर नोड आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और वर्कर नोड के अंदर 3 कंपोनेंट्स चल रहे हैं, एक ये और एक ये। अभी बात करते हैं इनके बारे में भी। ये हमारा हो गया क्यूब प्रॉक्सी, ये हमारा हो गया क्यूबलेट, ये हमारा हो गया डॉकर। कुबरनेटिस डॉकर को यूज करता है। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट एंड डॉकर, ठीक है। और उसके बाद वर्कर नोड के अंदर पॉड्स होते हैं दोस्तों, पॉड्स। यहाँ पे डायरेक्टली कंटेनर्स नहीं होते, कंटेनर्स जो होते हैं वो पॉड के अंदर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज ऐड हो जाता है, पॉड्स। हालांकि पॉड्स के बारे में मैं आगे भी डिटेल्स में बात करूंगा, तो वहां पे क्लियर कर दूंगा उसे। तो ये हमारा हो गया वर्कर नोड 1 का पॉड A, और n नंबर ऑफ पॉड्स आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पॉड B, और ये हमारा हो गया वर्कर नोड 2 का पॉड A एंड पॉड B। और पॉड्स के अंदर होते हैं कंटेनर्स, या डायरेक्टली कंटेनर्स नहीं होंगे, सारे के सारे कंटेनर पॉड्स के अंदर जाएंगे, राइट। यही बेनिफिट होता है कुबरनेटिस का। आगे पॉड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझा दूंगा। अब देखो, अब बात करते हैं इस कंपोनेंट्स का यूज केस क्या है, अपना अपना क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए,
सबसे पहले बात करते हैं हम कंट्रोलर मैनेजर की। कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा यहाँ पर? तो दोस्तों कंट्रोलर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे ये वर्कर नोड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्कर नोड 1 और वर्कर नोड 2। तो ये कंट्रोलर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके नोड को मैनेज करना, कौन डाउन हो रहा है कौन अप हो रहा है वो सब देखना, कौन डाउन हो रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा लाना है, वर्कर नोड डाउन हो गया उसकी जगह दूसरा लाना है कि नहीं लाना, सारा का सारा काम कंट्रोलर मैनेजर के हाथ में होता है। पूरा का पूरा वो मैनेज कर रहा होता है हर एक कंपोनेंट्स को। ऐसे समझ, कितने पॉड्स चलाने हैं, कितने चल रहे हैं, कितने डाउन हो रहे हैं, वो सारा का सारा मैनेज कर रहा है कंट्रोलर मैनेजर। और शेड्यूलर का क्या काम होता है? शेड्यूलर का काम होता है शेड्यूल करना, कोई भी डिप्लॉयमेंट को शेड्यूल करना, किस नोड में, वर्कर नोड 1 में शेड्यूल करना है, वर्कर नोड 2 पे शेड्यूल करना है, कहां पे शेड्यूल करना है, ये सारा का सारा काम होता है शेड्यूलर का। क्योंकि कल को अगर आपने बोला एक टॉमकिट की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर, तो अब शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि भाई मेरे पास 10 वर्कर नोड है तो किस पे वर्कर नोड 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, किस पे लोड कम है उस पे कर दूं। सारा का सारा शेड्यूलिंग का प्रोसेस शेड्यूलर के पास होता है। और डेटाबेस ईटीसी डेटाबेस का काम क्या है? डेटाबेस जितनी भी डिप्लॉयमेंट होती है सारी की सारी डिप्लॉयमेंट दोस्तों डेटाबेस के पास आकर सेव हो जाती है। और आप डेटाबेस का क्लस्टर रख सकते हो बनाकर दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही सर्वर पे आप डेटाबेस इंस्टॉल, आप क्लस्टर बना के रख लो, उससे आपको फायदा होगा कि कल को अगर एक डेटाबेस गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पे डेटा पड़ा। और डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि अगर कल को इस सारे कंपोनेंट्स डाउन हो जाए, सिर्फ डेटाबेस बचा रहे, तो भी आपका काम हो जाएगा, आप दोबारा ये इंफ्रा बनाकर डेटाबेस को रिस्टोर कर। यही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस का। अब वर्कर नोड पे आ जाओ। अब वर्कर नोड में देखो यहां पर डॉकर का क्या काम है। तो डॉकर कंपोनेंट्स क्या करता है दोस्तों? पॉड के अंदर जो कंटेनर चल रहे हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक इंजन चाहिए ना, तो कुबरनेटिस डॉकर इंजन को यूज कर रहा है, राइट। कंटेनर को मैनेज करने के लिए और भी बहुत सारे इंजन मार्केट में हैं जो कंपनियों ने बनाया है, लेकिन कुबरनेटिस डॉकर इंजन को यूज करता है। मैं आपको बता दूं, दूसरे को भी यूज कर सकता है, बट ये लोग रिकमेंडेड प्रेफर्ड डॉकर को कर रहे हैं। तो डॉकर कंपोनेंट्स का यहाँ पर काम क्या है कि पॉड्स के अंदर जितने भी कंटेनर्स हैं ये उनको मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद क्यूबलेट का क्या काम है? क्यूबलेट पॉड को मैनेज करता है, क्योंकि एन नंबर ऑफ पॉड्स आप रखोगे वर्कर नोड में, तो पॉड्स को मैनेज करने के लिए भी चाहिए, तो पॉड्स को मैनेज करता है क्यूबलेट, राइट। तो यहां पर भी पॉड्स को क्यूबलेट मैनेज कर रहा है। और क्यू प्रॉक्सी का क्या रोल है? क्यू प्रॉक्सी नेटवर्किंग मैनेज करता है नंबर ऑफ पोर्ट्स के बीच। जैसे आप यहां पर बहुत सारे पॉड्स बनाओगे, उनकी नेटवर्किंग क्यू प्रॉक्सी मैनेज करता है। क्लियर? तो ये सारे कंपोनेंट्स का यूज केस मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और बता दूं, ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अगर किसी भी कंपोनेंट्स को बात करना है किसी से, वो सारे के सारे एपीआई सर्वर से होके बात करें। क्यू प्रॉक्सी को क्यूबनेट से बात करना, डायरेक्ट बात नहीं करेगा, एपीआई सर्वर से होके बात करेगा। सारे के सारे कंपोनेंट एपीआई सर्वर से होके बात करें। अगर डेटाबेस को भी किसी से बात करना है, एपीआई सर्वर से होके बात करेगा। कंट्रोलर मैनेजर को भी किसी से बात करना है, एपीआई सर्वर से। इसको किसी दूसरे कंपोनेंट से बात करना है, एपीआई सर्वर से होके बात करेगा। इवन अगर मैं एक कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मान लो, अगर मैं एक कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हूं मान लो, तो मैं भी एपीआई सर्वर से होकर ही बात करूंगा। मैं भी डायरेक्ट वर्कर नोड के पास नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखना। मैं भी एपीआई सर्वर से होकर बात करूंगा। तो एपीआई सर्वर जस्ट काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस आप बोल सकते हो। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, आप चाहो तो इनको एक ही नोड पे चला लो और उसको आप बोल लो मास्टर नोड, नो प्रॉब्लम, मास्टर नोड। ये हो गया आपका मास्टर नोड, ये हो गया वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, और ये हो गया डेटाबेस आपका नाम। क्लियर?
लेकिन आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हो कि ये कंपोनेंट कंट्रोलर मैनेजर अलग नोड पे चला रहे हो, शेड्यूलर अलग नोड पे चला रहे हो, एपीआई सर्वर अलग नोड पे चला रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो। और कंट्रोलर मैनेजर को अलग नोड पे रख के उनके वहां क्लस्टर बना लो, जैसे यहाँ पे डेटाबेस के बनाए। शेड्यूलर को अलग नोड पे रख के वहां पे उनके क्लस्टर बना लो, जैसे डेटाबेस के बना। एपीआई सर्वर के को अलग नोड पे रख के वहां पे उनके क्लस्टर बना लो, या फिर आप एक ही नोड पे रखो, आपकी मर्जी। यहाँ पर आपको रिलायबल है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पा रहे हो आप। लेकिन डॉकर सॉम की अगर हम बात करें तो डॉकर सॉम में ऐसा नहीं होता। कंट्रोलर मैनेजर, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर सारा का सारा एक ही नोड पे जाता था। यही ड्रॉबैक है डॉकर सॉम की, इसीलिए कंपनी डॉकर सॉम की तरफ नहीं जाती है, कुबरनेटिस को प्रेफर करती है, क्योंकि कुबरनेटिस में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पा रहे हो। क्लियर? वहां पर ईटीसी डेटाबेस भी मास्टर नोड के अंदर ही चला जाता था। यहां पर तो देखो आप डेटाबेस अलग रख लियो, आप डेटाबेस के क्लस्टर आपने कर लिए। तो मान लो अगर डॉकर सॉम में सारे कंपोनेंट्स एक ही नोड पे चल रहे हैं, तो अगर कोई भी कंपोनेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा नोट डाउन हो जाता है मास्टर नोड। बट यहां पर आप अलग अलग इसको रख सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक ये कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे जरूर पूछा जाता है कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स बताइए। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो दोस्तों आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कुबरनेटिस के मेजर कंपोनेंट्स बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा मास्टर नोड में का कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, सारे आपको बताने पड़ेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि बताइए मास्टर नोड में कौन कौन से कंपोनेंट्स चलते हैं, कंट्रोलर मैनेजर का क्या यूज है, शेड्यूलर का क्या यूज है, एपीआई सर्वर का क्या यूज है, ईटीसी डी डेटाबेस का क्या यूज है, क्यू प्रॉक्सी का क्या यूज है, क्यूबलेट का क्या यूज है, डॉकर का क्या यूज है, क्या ईटीसी डी डेटाबेस डाउन हो गया तो क्या होगा। सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी जिस तरह से मैंने आपको बताया। और आई थिंक उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको अगला जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुबरनेटिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप होता है। राइट? तो चलो, ये तो कंपोनेंट्स थे, एक बार देख लेते हैं कुबरनेटिस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैसे होता है कंपनी में। कोई कंपनी अगर कर रही है तो किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर कुबरनेटिस पे सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने जा रही है दोस्तों, तो सबसे पहले वो लोग इनिशियल स्टेज से नेटवर्क करते हैं। सबसे पहले वो लोग नेटवर्क्स निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुबरनेटिस पे लगाने जा रही है और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये वाला नेटवर्क यूज करेंगे। कोई भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। अब इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, इसका सब नेटवर्क निकालेंगे सबनेटिंग के थ्रू। तो ये इन्होंने क्या किया, इसका एक सब नेटवर्क निकाला। और इस सब नेटवर्क में ये लोग क्या करेंगे, अपने मास्टर नोड्स लगाएंगे। तो जैसे ये एक नोड उनका हो गया, एक ये उनका नोड हो गया, एक ये नोड हो गया उनका, एक ये नोड हो गया। राइट? और इस नोड को इन्होंने आईपी दे दिया 10.125.0.10 दे दिया, मान लो /24। इसको इन्होंने आईपी दे दिया 10.125.0.11/24। इसको इन्होंने आईपी दे दिया 10.125.0.12/24। इसको इन्होंने आईपी दे दिया 10.125.0.13/24। और इन सब नोड की इन्होंने क्लस्टरिंग कर दी और बोला ये हमारे मास्टर नोड है। क्या बोला इन्होंने? मास्टर नोड। वो भी क्लस्टर पे चल रहे हैं। राइट? इस तरीके से सेटअप किया जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बता रहा हूं। इसके बाद इन्होंने क्या करना है, इसका एक अलग नेटवर्क और निकालेंगे।
एक अलग नेटवर्क इन्होंने निकाला, मान लो अब नेटवर्क इन्होंने ये निकाला 10.125 1.0/24। उसके बाद यहां पर इन्होंने एक नोड रखा और ये नेटवर्क इन्होंने निकाला है वर्कर नोड के लिए। तो ये इनका वर्कर नोड 1 हो गया। वर्कर नोड 1 जिसका आईपी इन्होंने ये रखा 10.125 1.10/24। ये रखा इन्होंने वर्कर नोड 2 जिसका आईपी इन्होंने रखा 10.125.1/11/24। और ऐसे ये n नंबर ऑफ वर्कर नोड क्रिएट करते जाएंगे। और देन उसके बाद देखो क्या होता है, वर्कर नोड के अंदर इंटरनल वर्चुअल पॉड नेटवर्क्स बनते हैं, राइट। तो वर्कर नोड के अंदर इंटरनल और वर्चुअल पॉड नेटवर्क्स बनते हैं दोस्तों, राइट। तो जैसे ये पॉड नेटवर्क्स एक बना लिया आपने, ये आप इंटरनल का पार्ट है, आप बनाओगे तो देखोगे इसको भी। जैसे हमने बना लिया 10.200.0.0/24 एक पॉड नेटवर्क ये बना लिया, और ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरा पॉड नेटवर्क यहाँ बना लिया एक ही वर्कर नोड के अंदर। ये आप पे डिसाइड करता है। ऐसे इस वर्कर नोड के अंदर भी कर लो, एक रखो एक से ज्यादा रखो, आप पे डिपेंड करता है क्या सिनेरियो आप चला। और दूसरे वर्कर नोड पे आप सेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सारा वर्चुअल होता है। बस ध्यान रखना कि इस वर्कर नोड पे सेम दो नेटवर्क नहीं होना चाहिए, बस दूसरे वर्कर नोड पे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वर्कर नोड के अंदर जो पॉड बनेंगे वो पॉड नेटवर्क से कनेक्ट होगा, नॉट अ डायरेक्ट वर्कर नोड के नेटवर्क, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक पॉड आपने बनाया, ये आपने एक पॉड बनाया, ये आपने एक पॉड बनाया, ये आपने एक पॉड। अब क्या होगा, इस पॉड को आपने इस नेटवर्क से कनेक्ट किया, इस पॉड को आपने इस नेटवर्क से कनेक्ट किया, इस पॉड को आपने इस नेटवर्क से कनेक्ट किया, इस पॉड को इस नेटवर्क से कनेक्ट किया। तो अब पॉड को आईपी क्या मिलने वाली है देखिए। तो मान लीजिए अपना आपका पॉड ए है, तो इसकी आईपी मिल गई 10.200.0.10 राइट /24 फॉर एग्जांपल। ऐसे पॉड 2 की आईपी मिल गई, मान लो ये हमारा पॉड बी हो गया, इसकी आईपी मिल गई 10.100.0.10/24। ऐसे ही पॉड बी हो गया, सॉरी पॉड सी, ओह मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, कोई नहीं। इसको 200 कर देते हैं क्योंकि ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। अभी ओके, चलो इसी तरीके से ये हमारा पॉड डी हो गया। इसको आप नंबर में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि अल्फाबेटिक में रखो। और इसको आईपी मिल गया हमारा 10 राइट। चलो, और पॉड्स के अंदर हमारे कंटेनर रन हो रहे हैं, पॉड्स के अंदर एन नंबर ऑफ कंटेनर, 4 कंटेनर यहां चल रहे, 4 यहां चल रहे,
क्लियर। और इन पॉड नेटवर्क और इन पॉड को जो आईपी मिली है, इनको इस फिजिकल वर्कर नेटवर्क की आईपी से कोई मतलब नहीं, इन पॉड नेटवर्क को इन फिजिकल नेटवर्क से कोई मतलब नहीं होता। ये पॉड नेटवर्क पूरा पूरा वर्चुअल। इसी तरीके से आपकी कंपनी अब क्या करेगी, आपकी कंपनी इसके एक और नेटवर्क निकालेगी। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपकी कंपनी ने एक और नेटवर्क निकाला है यहाँ पर, और इस वाले नेटवर्क से उन्होंने ये रखा 2.0/24, और इस नेटवर्क पे ये लोग क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, राइट। ये डेटाबेस 1, ये डेटाबेस 2, ये डेटाबेस 3, ये डेटाबेस 4, और इस डेटाबेस को मान लो EIP दे दिया इन्होंने 10.125.2.10/24। इस डेटाबेस को EIP इन्होंने असाइन कर दिया, मान लो 10.125.2.11/24। इस डेटाबेस, सॉरी, (10.125.2.11/24) ऐसे इस डेटाबेस को इन्होंने EIP दे दिया 10.125.2.12/24, और ये इनका लास्ट डेटाबेस था। इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये इन्होंने हर डेटाबेस में ETCD डेटाबेस इंजन इंस्टॉल किया और ये क्लस्टर बना दिया, राइट। पूरा का पूरा क्लस्टर बना दिया इन्होंने, डेटाबेस क्लस्टर, और इसीलिए इन्होंने ये नेटवर्क निकाला। तो डेटाबेस देखिए इनका पूरा अलग चल रहा है, वर्कर नोड अलग चल रहा है, मास्टर नोड भी अलग चल रहा है। अभी इनका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इनमें शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए ना, डेटाबेस पे शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए, वर्कर नोड पे शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए, पॉड पे शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए, मास्टर नोड पे शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए। लोकल वॉल्यूम तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोकल वॉल्यूम यूज करेगा डाउन में तो गया। तो अब ये क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा फिजिकल NFS या पूरा का पूरा सैन बनाएंगे, पूरा का पूरा सैन बनाएंगे। पूरा का पूरा सैन स्टोरेज ये लोग अपना फिजिकल बिल्ड करेंगे, और उसके बाद इसका एक और नेटवर्क निकालेंगे जो स्टोरेज को देंगे। एक और इन्होंने इसका एक नेटवर्क निकाला दोस्तों, 10.125.3.0/24, और ये नेटवर्क इन्होंने सैन को दे दी, सैन स्टोरेज, राइट। और उसके बाद यहां पर वो लोग एक एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे जो वॉल्यूम्स काट काट के आपको प्रोवाइड करता जाए, राइट। यहां से वॉल्यूम्स कट करेगा, राइट, और आपको एक प्रोवाइड करता जाएगा। ये पूरा का पूरा सैन स्टोरेज यहाँ चल। इसी तरीके से अभी पूरा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, अब वो लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद इसका एक और नेटवर्क निकालेंगे जिसपे वो लोड बैलेंसर सेटअप करेंगे। एक नेटवर्क और निकाला उन्होंने, ऐसे अपनी जरूरतमंद के हिसाब से वो नंबर ऑफ नेटवर्क निकालते जाएंगे। और अब क्या करेंगे, यहां पर एक लोड बैलेंसर रखेंगे, लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर को अपना एक IP इन्होंने दे दिया 10.125.4.10/24,
और लोड बैलेंसर, उसके बाद लोड बैलेंसर पे इस साइड एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेंगे, वो अपना डाया पब्लिक आईपी रखेंगे, स्टैटिक पब्लिक आईपी। फॉर एग्जांपल उन्होंने परचेस कर रखा होगा आईएसपी से, तो ये पब्लिक आईपी उन्होंने दे देना है। और देन उसके बाद ये लोड बैलेंसर जो होगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। पूरा का पूरा लोड बैलेंसर क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। उसके बाद अगर उन्हें डाउट होता है कि भाई लोड बैलेंसर डायरेक्ट ट्रैफिक अपने नेटवर्क में नहीं लाना है, तो वो लोग एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, अपना यहां पर एक फायरवॉल लगा, इंटरनल लेयर 7 का फायरवॉल रख लीजिए आप यहाँ पर। मैं बता देता हूँ, ये हमारा फायरवॉल है लेयर 7 का। तो ये उनका फायरवॉल हो गया, और फायरवॉल को भी एक आईपी दे देंगे। तो कोई भी ट्रैफिक जब यहाँ से गुजरेगी तो फायरवॉल पे जाकर रूल चेक। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक अगर बाहर से इंटरनेट पे आपके नेटवर्क पे आ रही है दोस्तों, तो लोड बैलेंसर से होके फायरवॉल से होके गुजर जाएगी। फायरवॉल पे आपने रूल लगा रखा है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि बहुत सी कंपनी कुबरनेटिस पे जब डिप्लॉयमेंट करती है तो ये वाला सिनेरियोस को इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कंपनी यही सिनेरियो को इस्तेमाल करे, बस मैं आपको एक सिनेरियो आपके सामने रखा हूँ। कुछ कंपनियों का सिनेरियो कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है, राइट। बट लगभग बहुत सी कंपनियां ऐसे ही सिनेरियो के साथ कुबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको इस पे ट्विस्ट बताता हूँ। अब ये जो नोड्स आपको दिख रहा है मास्टर नोड, ये कंपनी के हो सकते हैं फिजिकल सर्वर हो, या हो सकते हैं ये VMware के ऊपर, या हो सकते हैं ये ओपन स्टैक के ऊपर। ये वर्कर नोड हो सकते हैं ओपन स्टैक के ऊपर हो, ये मास्टर नोड हो सकते हैं VMware के ऊपर हो। मतलब कोई भी हाइपरवाइजर के ऊपर भी ये चाहे तो सेटअप लगा सकते हैं, या ये लोग चाहे तो फिजिकल रखना चाहे तो फिजिकल रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या ऐसा भी हो सकता है ये सारे नोड आप फिजिकल ना रखकर, VMware के ऊपर ना रखकर, आपने किसी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर, राइट। AWS पे जाके आपने बड़े बड़े इंस्टांस बना लिए, उसके क्लस्टर बना के मास्टर नोड बना लिए, बड़े बड़े इंस्टांस बना लिए, डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया, बड़े बड़े इंस्टांस बना लिए, वर्कर नोड बना लिया आपने, वहां पे अपने नेटवर्क निकाल लिए VPC के थ्रू, लोड बैलेंसर लगा लिया, काम खत्म, वहां पर भी चल रहा है। तो सिनेरियोस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने एजोर के ऊपर ऐसा सेटअप बनाया है, राइट। हो सकता है आपने गूगल क्लाउड के ऊपर बनाया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है क्लाउड प्रोवाइडर कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अगर आप कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर से लेते हो, जैसे गूगल क्लाउड देता है, एजोर देता है, AWS भी देता है, तो वहां पर अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेते हो दोस्तों, तो वहां पर आपको ये कुछ फिजिकल काम नहीं करने होते हैं। वहां पर ये फिजिकल काम तो छोड़ो, वहां पर आपको ये मास्टर नोड्स भी नहीं बनाने, उसके क्लस्टर भी नहीं करने, डेटाबेस के क्लस्टर भी नहीं बनाने, वर्कर नोड्स के क्लस्टर भी नहीं बनाने, वो लोग खुद ही का खुद बनाकर दे देते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छे कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आप ये चीजें खुद से करो। पहले प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को तो बाद में दे देना, पहले ये सारी चीज आप खुद करो। खुद मास्टर नोड के क्लस्टर बनाओ, खुद वर्कर नोड के क्लस्टर बनाओ, खुद डेटाबेस के क्लस्टर बनाओ, सारा का सारा सेटअप आप खुद करो। और आप ये कर सकते हो, चाहो तो VMware के ऊपर आप मशीन बना के कर लो, एक वर्कर आप ऐसा कर लो, एक मास्टर नोड कर लो और 2 वर्कर कर लो, राइट। या फिर AWS पे जाके इंस्टेंस बना के कर लो। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है दोस्तों, एकदम पॉसिबल। तो अभी का इंट्रोडक्शन अभी और भी बचा है दोस्तों, जो कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन अगले पार्ट में मैं बनाकर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन की एक और क्लासेस मैं दूंगा इसी के आगे, राइट। तो जितना अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इतना ही और बचा हुआ है कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन, बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा मेरा कुबरनेटिस के सेकंड पार्ट पे होगा, इंट्रोडक्शन के ऊपर, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ आऊंगा। तब तक उम्मीद है कि आप लोग इसको कवर कर लोगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये टेक्निकल पार्ट अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, राइट। चलो दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम लोग मिलते हैं।